Hello students, we will continue further with electrostatics. Okay, so in the previous video we had looked at what is Gauss law and how to use Gauss law. हम लोगों ने Gauss law यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट की थी. अब इस लेक्चर में we will go on to find out इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर. हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है मतलब ये ऐसा कुछ है. अच्छा, now when you charge this, तो चार्ज बिकॉज इट इज अ मेटल, चार्ज जो है वो हमेशा आउटर सरफेस पे ही होगा. ओके, चार्ज विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस. ना दिस इज सिमिलर टू योर सॉलिड स्फीयर. ना सॉलिड स्फीयर क्या होता है, बस वो अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है, बट इस पे भी आप चार्ज डालते हो तो चार्ज तो हमेशा ये सरफेस पे ही होता है, राइट? तो जो चीजें यहां पे एप्लीकेबल थी वो सारी चीजें यहां पे भी एप्लीकेबल होंगी. तो जैसे डेराइव हम लोगों ने यहां पे किया था, आप सेम डेरिवेशंस यहां पे यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट आप सेम रिजल्ट्स यहां पे यूज कर सकते हो. तो ऐसे द रिजल्ट्स विल बी सेम as that for solid conducting sphere. So whether solid हो या whether hollow हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम ही होंगे फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, फाइन. नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर. मान लो ये आपका ऐसा हॉलो स्फीयर है, ये सो दिस इज योर हॉलो स्फीयर, अंदर खाली है, एंड दिस इज योर मेटल, ये आपका मेटल पार्ट है. सॉरी, ओके. सो लेट्स से आप समहाउ एक अंदर चार्ज Q लेके आते हो. ओके, नाउ इफ यू ब्रिंग चार्ज Q ओवर हियर, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? ओके, लेट्स ट्राई टू सी दैट. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि मेटल, ये मेटल की बॉडी है ना, दिस इज द बॉडी ऑफ द मेटल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल और इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ओके, नाउ गॉस लॉ क्या कहता है कि E डॉट ds शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. करेक्ट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए चार्ज एनक्लोज्ड हैज टू बी जीरो. बट यहां पे अगर जब आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, लेट्स से दिस इज योर गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड इज नॉट जीरो ना, चार्ज Q इज प्रेजेंट इन इट. तो चार्ज Q अगर जो प्रेजेंट है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो. बट हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज टू बी जीरो. फॉर दिस चार्ज एनक्लोज्ड हैज टू बी इक्वल टू जीरो. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो कैसे हो सकता है? वो एक ही तरीका है, जो ये है कि इफ यू हैव Q चार्ज इनसाइड इट, यहां पे माइनस Q चार्ज मान लो इंड्यूस हो जाए. लेट्स से ये स्फीयर का जो ये वाला सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है, यहां पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाए. ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो आपका रेड गॉसियन सरफेस है, इस रेड गॉसियन सरफेस के अंदर, दिस इज योर रेड गॉसियन सरफेस, इस सरफेस के अंदर योर टोटल चार्ज इज नाउ जीरो. Q एंड माइनस Q एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. सो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो, चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो. सो इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, जो हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. बट अगर जो आप ये स्फीयर देखते हो, ये हॉलो स्फीयर देखते हो, तो हॉलो स्फीयर इनिशियली अनचार्ज था ना. इनिशियली हॉलो स्फीयर वाज अनचार्ज्ड. hollow sphere
was uncharged. Now since hollow sphere was uncharged, what I can say is कि एंड उस पर तो हमने डायरेक्टली तो कोई चार्ज ऐड ही नहीं किया है, ना ही इसको हमने ये होलो स्फीयर को किस चार्ज इस पे दिया ही नहीं है ना हमने, कहीं और से कोई ऐसा चार्ज का कहीं और से कोई भी ऐसा चार्ज का सोर्स हमने इसको कनेक्ट ही नहीं किया ये होलो स्फीयर को. तो विच मीन्स इफ इनिशियली चार्ज वाज जीरो एंड इस पे आपने कहीं से कोई चार्ज डाला ही नहीं है, तो फाइनली चार्ज शुड ऑल्सो बी जीरो. बट इफ यू लुक एट दिस होलो स्फीयर, अगर जो आप ये होलो स्फीयर को देखते हो तो ये अंदर वाले सरफेस पे ऑलरेडी दिस हैज नाउ बिकम चार्ज ना, इस पे माइनस क्यू चार्ज तो आ गया है. तो आपको ओवरऑल चार्ज जीरो करने के लिए ये बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज आना चाहिए, क्योंकि बीच में कहीं पे तो चार्ज आ नहीं सकता, चार्ज जो है बस सरफेस पे ही आता है. तो ओवरऑल चार्ज जीरो करने के लिए इफ द चार्ज इनसाइड इज माइनस क्यू, चार्ज आउटसाइड हैज टू बी plus q. So what has happened is the inside surface of the sphere gets a charge of minus q and the outside surface of the sphere gets a charge of plus q. So we say that the inside surface has an induced charge of minus q and outside surface has an induced charge of plus q. अब मान लो आप बाहर वाले सरफेस को ग्राउंड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, अब बाहर वाले सरफेस को ग्राउंड कर देते हो तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो हट जाएगा, एंड देन उस केस में आपका जो ये होलो स्फीयर है दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस व्हाट हैपेंस इन दिस केस, एंड ये बस इसलिए होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज टू बी जीरो. ओके फाइन. नाउ वी विल लुक एट a different case. Okay, now next what we have to do is we have to find out electric field due to infinitely long wire. Okay, ये हमने इंटीग्रेशन टेक्निक से ये किया हुआ ही है, अब हम लोग गॉस लॉ को यूज करके ये फाइंड आउट करेंगे. इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है. ओके, ना यहाँ पे आपको लेट्स से ये वायर से एट अ डिस्टेंस आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. नाउ वी नो दिस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ऐसा होगा. ओके, नाउ हाउ डू यू डू इट, तो इसके लिए वापस गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा. आपका गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए विच इज सिमेट्रिकल विद दिस वायर. अब जो वायर होती है वो ऐसे सिलेंड्रिकल होती है ना, तो ये जैसे पेन है. ओके, पेन इज सिलेंड्रिकल, यू कैन सी दैट इट इज सिलेंड्रिकल. तो आपका जो गॉसियन सरफेस है वो हम लोग ऐसा ही बनाएंगे. सो द गॉसियन सरफेस लेट्स मेक अ गॉसियन सरफेस दिस way. Okay, a cylinder. ओके, सो आप इमेजिन करो कि आपकी पेन की जो रिफिल है दैट इज दिस वायर, एंड ये जो पेन का ये पूरा जो बॉडी है दैट इज दिस सिलेंडर. यू कैन सी दैट बॉडी का हर एक जो पॉइंट है वो रिफिल से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, आपके पेन के बॉडी का जो हर एक पॉइंट है वो रिफिल से इक्वल डिस्टेंस पे है. सो उसी तरह से ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का जो हर एक पॉइंट होगा वो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा. तो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड at all points on Gaussian surface electric field at all points on Gaussian surface is equal to is same, because all these points are at equal distance from this wire. So electric field at all points on the Gaussian surface. Gaussian surface का I'm talking about curved part, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है
एंड नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो टॉप सरफेस एंड ये जो बॉटम सरफेस है, इनके जो पॉइंट्स है वो यहां से अलग अलग डिस्टेंस पे है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस ऑन द कर्व्ड पार्ट होना चाहिए, ऑन कर्व्ड पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस इज सेम. ठीक है. मोरेवर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स. ओके. नाउ ऐसे केस में ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस अगर जो इन पे आप फोकस करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ना ही इस सरफेस को कट कर रही है ना ही इस सरफेस को कट कर रही है. तो यहां से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, यहां से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा. मैंने आपको बताया था ना कि फ्लक्स कब पास होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस को कट करती है. सो लेट मी राइट दिस, फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है और इस सरफेस को और इस सरफेस को कट ही नहीं करेंगी. सो देयरफॉर योर टोटल फ्लक्स is simply equal to flux through curved surface. Okay, and we know that this is equal to charge enclosed divided by epsilon. Let's say the length of the Gaussian surface or the Gaussian cylinder is L. तो अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. सो इट इज इंटीग्रल ऑफ E dot ds is equal to, नाउ इस इंटीग्रल को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं. ओके, इट इज E dot ds फॉर टॉप सरफेस प्लस इंटीग्रल ऑफ E dot ds फॉर बॉटम सरफेस प्लस इंटीग्रल ऑफ E dot ds फॉर कर्व्ड सरफेस. हमें ये पता है कि टॉप एंड बॉटम सरफेस के लिए E डॉट डी एस इज नथिंग बट फ्लक्स, राइट. तो ये हमें पता है ना, दिस इज एनीवे इक्वल टू 0, दिस इज एनीवे इक्वल टू 0. अच्छा, नाउ फॉर द कर्व पार्ट आई कैन राइट दिस एज E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा. ना आप अगर जो एरिया वेक्टर निकालोगे तो एरिया वेक्टर भी ये सेम डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है. तो योर थीटा वुड बी इक्वल टू 0, सो cos थीटा विल बी 1. तो E बाहर निकालते हैं हम, cos थीटा 1 है, सो दिस विल बिकम ds. दिस इज फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इट इज इक्वल टू 2 pi r l. सो दिस विल बिकम E इंटू 2 pi r l. ये हो गया आपका LHS ऑफ गॉस लॉ. अब हमें फाइंड आउट करना है RHS. नाउ RHS क्या होता है, ये जो आपका गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है. सो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज जो है वो ये सिलेंडर, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो भी चार्ज है वो इस वायर पे है ना, यहाँ पे. नाउ ये वायर का कितना सेक्शन इस सरफेस के अंदर है, वायर की जो ये लेंथ L है दैट इज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस. तो यहां पे जो चार्ज होगा, दिस चार्ज वुड बी इक्वल टू लैम्डा इनटू L, राइट. लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस पार्ट. सो चार्ज एनक्लोज्ड वुड बी इक्वल टू लैम्डा इनटू L बाय एप्सिलॉन. अब इन दोनों को इक्वेट करता है, LHS एंड RHS को इक्वेट करता है. सो व्हाट आई विल गेट इज E into 2 pi r l, it is equal to lambda l by epsilon. L और L कट हो जाएगा, so therefore E becomes equal to lambda upon 2 pi epsilon into r. अच्छा, अब ये चीज हम लोग क्यों कर पा रहे हैं पता है, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर वाले साइड पे भी वायर इन्फिनाइटली लॉन्ग है एंड इस पॉइंट के नीचे वाले साइड पे भी वायर इन्फिनाइटली लॉन्ग है. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट कैंसल्ड आउट.
बट यही पॉइंट अगर जो यहां पे होता, तो अब इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारी वायर है बट इस पॉइंट के नीचे वायर ही नहीं है, तो वहां पे आप ये यूज नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि फिर सारे पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी डिफरेंट, उसका डायरेक्शन भी अलग होगा। बट बिकॉज हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं एंड इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत सारी वायर है, इस पॉइंट के नीचे भी बहुत सारी वायर है, यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वे। ठीक है, फाइन। Okay, the next one is we will find out electric field due to charged sphere which is non-conducting। अब हम लोग non-conducting charged sphere देखता है। Okay, now let's say this is your sphere। अब ये non-conducting है, non-conducting है तो चार्ज सरफेस पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। सो एट अ डिस्टेंस r अगर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, यू विल मेक अ गॉसियन सरफेस, लेट्स से द रेडियस, द चार्ज इज q एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r। आपको एट अ डिस्टेंस स्मॉल r आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आप वापस गॉसियन सरफेस बनाओगे। एंड अब आपको पता चल गया है कि क्या टेक्निक होती है, आपको सिमेट्रिकल बनाना है। सो व्हेन यू मेक योर गॉसियन सरफेस दिस वे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अच्छा इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम होगी, तो अब सीधा गॉस लॉ अप्लाई करता है। गॉस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, नाउ इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स एंड एरिया वेक्टर विल आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड्स, तो द एंगल बिटवीन E एंड ds विल बी 0। सो लेट मी राइट इट दिस वे, E into ds into cos 0, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये सारा का सारा चार्ज Q इसके अंदर ही प्रेजेंट है ना, so it will be q by epsilon। Now E is constant because all these points are symmetrically located with respect to the sphere, तो इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। cos 0 is always 1, इंटीग्रल ऑफ ds would be equal to the surface area of the sphere। इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 pi r square, this is q by epsilon। So if you solve this, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी that will be 1/4 pi epsilon q by r square, 1/4 pi epsilon q by r square। Now if you see what you can conclude is, यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये वापस पॉइंट चार्ज जैसा ही फॉर्मूला है ना, तो आई कैन से दैट फॉर द पॉइंट्स outside the sphere it behaves like point charge located at its center, located at its center। आप ना सिमिलैरिटीज देखते जाओ ग्रेविटेशन में एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ग्रेविटेशन में भी हमें ऐसे ही रिजल्ट मिले थे, आपको याद है, तो हमने ग्रेविटेशन में भी कहा था इफ यू हैव टू स्फीयरिकल मासेस तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हो पॉइंट मास विच इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये चीज ऐसी ही है। अच्छा, सिमिलरली ऑन द सरफेस अगर जो आपको फाइंड आउट करना है तो सरफेस के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आपको स्मॉल r के जगह पे बस कैपिटल R कर देना होगा। ठीक है, नाउ द ट्रिकी पार्ट इज to find out electric field inside the sphere। Okay, to find electric field inside the sphere। Okay, I'll again draw the diagram। ये आपका चार्ज स्फीयर है,
ओके आपको कोई तो एक अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे। ओके लेट्स से द रेडियस इज आर, गॉसियन सरफेस की। ओके दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके हाँ हमें ये पता है कि चार्ज जो है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, सो देयर वुड बी चार्ज एवरीवेयर, चार्ज यहाँ पे भी होगा एंड यू विल ऑल्सो हैव चार्ज ओवर हियर। ओके नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड, तो इसके लिए हमें विल हैव टू फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि वॉल्यूम में चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज दिस इज इक्वल टू रो, दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। हमने क्योंकि कहा है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4π3 πr3। अब इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, सो देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड will now be equal to, charge enclosed कितना होगा, it will be equal to the volume of this Gaussian sphere, that is 4/3 pi r cube multiplied by volume charge density, that is rho. So this is 4/3 pi r cube into q divided by 4/3 pi r cube. So ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दिस वुड बिकम इक्वल टू 4/3 पाई 4/3 बाय कट हो जाएगा Q R क्यूब अपॉन R क्यूब। अच्छा ये चार्ज एनक्लोज्ड है, लेट मी राइट इट अ स्मॉल q, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, फाइन। नाउ अब हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इस पे। अब गॉस लॉ कैसे अप्लाई करोगे, वापस वही सेम चीज है, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, दिस शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। नाउ यहां पे इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम ही होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, E बाहर आ जाएगा। अच्छा cos थीटा 1 होगा, इंटीग्रल ऑफ ds वुड बी इक्वल टू 4πr², चार्ज एनक्लोज्ड इज q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू ये एप्सिलॉन है, तो यू विल हैव एप्सिलॉन ओवर हियर। सो नाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन q आर क्यूब अपॉन r² इज r डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। So this is your electric field that is inside the sphere. Okay. आप Q को ऐसे भी लिख सकते हो, Q can also be written as, if you see over here, Q can be written as volume charge density into 4/3 pi r cube. So 1/4 pi epsilon Q के जगह पे Q can be written as rho into 4/3 pi r cube into r divided by r cube. Now if you see काफी सारी चीजें कट हो जाएंगी, r क्यूब कट हो जाएगा, 4π कट हो जाएगा। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू रो r by 3 into एप्सिलॉन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर जो आपको मान लो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप बस यहां से ये ऐसे, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन सी दैट आर वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होता है, आर वेक्टर जो है इवन दिस विल हैव द सेम डायरेक्शन। So in terms of vector, I can write this as
E is equal to rho r by 3 epsilon. ये फॉर्मूला तब यूज करोगे व्हेन द स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड. एंड व्हेन द स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, बस माइनस हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, वी कैन डू वन मोर थिंग. ओके, यहां पे हमने ये डिराइव तो किया है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. यहां पे आप Q के जगह पे ये पुट कर सकते हो ना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू. सो इफ यू पुट इट ओवर हियर, क्या होगा उस केस में? आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाय 3 इंटू एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. रो इंटू आर क्यूब. इफ यू पुट दिस फॉर्मूला, एक बार आप चेक कर देना. आपको बस क्या करना है, क्यू के जगह पे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ये पुट करना है. तो इस केस, ठीक है, तो क्यू की जगह पे ये पुट करोगे तो आपको शायद ये फॉर्मूला मिल जाएगा. यू शुड गेट दिस फॉर्मूला. फाइन. ओके, नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड versus R and electric field. Now दो अलग फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे. लेट्स से दिस इज इक्वल टू R इक्वल टू कैपिटल R. सो दिस पार्ट इज इनसाइड द स्फीयर. इनसाइड द स्फीयर तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. नाउ व्हेन R is equal to 0, if you put R is equal to 0, electric field will also become 0. And you can see that electric field, ये इस फॉर्म में इक्वेशन है ना, y is equal to m into x. So it will be a straight line till this point. इस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन होगी. यहां पे जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी रो r by 3 epsilon. This is basically the maximum value of electric field. This is maximum value of electric field. Okay. अब जैसे ही आप स्पीयर के बाहर निकलोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दैट ये जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. ये जो आपका ग्राफ होगा वो ऐसा होगा. सो दिस इज इनसाइड द स्पीयर एंड दिस इज आउटसाइड द स्पीयर. ठीक है, ऐसा ही ग्राफ हमें ग्रेविटेशन में मिला था. ये सिमिलर ग्राफ आपको यहां पे मिला है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. ठीक है, फाइन. सो जो अभी जो हमने रिजल्ट डिराइव किया उसका एप्लीकेशन देखता है. सो लेट्स से यू हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पीयर एंड स्पीयर के अंदर ये कैविटी है, एक गैप है. ओके, ये गैप भी स्पीयरिकल है. दिस इज ऑल्सो स्पीयरिकल कैविटी. दिस इज कैविटी. एंड आपको ये फाइंड आउट करना है, इस कैविटी के अंदर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और क्या डायरेक्शन होगा इसका. तो ये करने के लिए नॉर्मली अगर जो ऐसा कट पोर्शन होता है तो हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं. आप पहले अज्यूम करते हो कि ये पूरा स्पीयर इंटैक्ट है एंड उस पूरे स्पीयर के वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे. फिर ये कैविटी के वजह से फाइंड आउट करोगे अज्यूमिंग इट हैज अ अपोजिट प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आप मानोगे कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. करेक्ट. तो पूरे स्पीयर के वजह से अज्यूमिंग देयर इज नो कैविटी, इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें यहां पे ही फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी.
तो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो into this vector AC, rho r by 3 epsilon, right? And r is basically this vector AC. अब E2 is basically the electric field due to cavity. कैविटी के वजह से कैविटी में हम लोग अज्यूम करेंगे नेगेटिव चार्ज है। आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, बस आप अज्यूम करोगे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। बट अब यहां पे जो डायरेक्शन होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस है, डायरेक्शन उल्टा होगा। इट विल नॉट बी अवे फ्रॉम द सेंटर, इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी वेक्टर सी बी, करेक्ट। सो इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस वेक्टर। अब अगर जो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, इट इज E1 प्लस E2। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा रो बाय 3 एप्सिलॉन AC प्लस CB। AC प्लस CB इज व्हाट यू वुड गेट। नाउ ये ट्रायंगल का डायग्राम मैंने यहां पे बनाया, दिस इज योर वेक्टर AC, दिस इज योर वेक्टर CB। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल लॉ AC प्लस CB शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर AB, and this vector AB is basically the vector joining the two centers, बड़े स्पीयर का एंड कैविटी का सेंटर, इसको ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर है। सो ये वेक्टर है, दिस इज योर वेक्टर D। तो AC प्लस CB के जगह पे आई कैन जस्ट पुट वेक्टर D। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज रो D by 3 एप्सिलॉन। नाउ यू कैन सी दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, एंड ये जो वेक्टर D है वो इन दोनों के सेंटर्स को लोकेट करता है ना। अब आप ये पॉइंट सी कहीं पे भी लो, इसका सेंटर और इसका सेंटर तो चेंज होना नहीं है, तो आपका वेक्टर D जो है वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। सो यहां पे और वेक्टर D इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो बिकॉज ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी कहां पे लोकेटेड है उससे डिपेंड ही नहीं करता, कहीं पे भी होने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट एंड इसका एक्सप्रेशन ये होगा। नाउ आई कैन से दिस कंक्लूजन, एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड इट इज अलोंग द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द कैविटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अलोंग दिस वेक्टर and this is the vector joining the center of the sphere and center of the cavity. Please go through this video once again. ठीक है? I hope you have understood this. Thank you.